नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जहां तक हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन का डिस्कशन उससे आगे करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए और उसमें देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी की बात करें तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील होता है गोल्ड। तो देखिए इसकी श्रेणी की बात करें तो ऊपर में होता है पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, इसके बाद आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और ये आता है मरकरी। कॉपर के बाद मरकरी और ये सिल्वर और ये गोल्ड होता है। अब देखिए इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम और ये सबसे कम क्रियाशील होता है गोल्ड। इसकी बात करें तो सबसे कम क्रियाशील होता है, सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। और इसकी बात करें पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील। जब आप इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आइएगा तो सबसे ज्यादा इसका है और ये सबसे कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आइएगा तो अभिक्रियाशीलता जो होता है ये घटता है। अभिक्रियाशीलता क्या होता है, अभिक्रियाशीलता जो होता है, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता जो होता है ये क्या होता है, घटता है। ऊपर से जब नीचे आइएगा तब क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है, घटता है। अब देखिए पूछ रहा था आपसे निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है क्या, पोटेशियम। आप ऑप्शन में देखिए कि क्या पोटेशियम है, अगर पोटेशियम नहीं होगा तो सोडियम आंसर होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा तो मैग्नीशियम होगा। अब देखिए ऑप्शन में है मैग्नीशियम। अब देखिए कि मैग्नीशियम है। अब इसके ऊपर देखिए क्या ये तीनों में से कोई है, अगर ये तीनों में से कोई होगा तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो देखिए दूसरा ऑप्शन है जिंक। जिंक तो देखिए मैग्नीशियम से कम है, इसका मतलब है कि ये जिंक वाला ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद फेरस है और ये फेरस देखिए फेरस भी मैग्नीशियम से क्या है, फेरस जो आपको दिख रही है भी मैग्नीशियम से कम है, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये कॉपर, कॉपर भी देखिए मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे हैं कि जब लवण जल का वैद्युत अपघटन होता है, लवण और जल का वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है। तो देखिए एक होता है एनोड, एक होता है एनोड और दूसरा की बात करें तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक होता है कैथोड। अब आपको पता होगा कि कैथोड पे चार्ज माइनस होता है, एनोड पे प्लस होता है। कैथोड पे माइनस और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, प्लस पे। और ये प्लस वाला की तरफ वही जाएगा जिसपे चार्ज माइनस होगा और ये माइनस वाला की तरफ वही जाएगा जिसपे चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा O2 और चौथा है Cl2। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस। और ये क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस। तो देखिए इस पे चार्ज होता है माइनस, तो ये जाएगा प्लस के तरफ, एनोड के तरफ, और इस पे चार्ज प्लस होता है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन किधर जा रहा है, कैथोड की तरफ, और ये एनोड की तरफ कौन जा रहा है, क्लोरीन। आपसे पूछ रहा था कि बताइए एक्स कौन सी गैस है, और कह रहा है कि कैथोड पर गैस एक्स कौन सी गैस है। तो देखिए कैथोड इस पे एक्स कौन सी गैस है, इस एक्स का नाम बता दीजिए कौन सी है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। आंसर बता दीजिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान, सोडियम क्लोराइड है और इसका कह रहा है कि जलीय वैद्युत अपघटन कर रहा है, NaCl प्लस H2O, इसका जलीय वैद्युत अपघटन कर रहा है और कह रहा है कि एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होगी। तो देखिए यही सेम सेम क्वेश्चन है, ये लवण है और ये जल है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मुक्त हो रहा था, कहाँ पे मुक्त होगा। और ये कह रहा है कि देखिए एनोड पे क्लोरीन गैस, तो देखिए एनोड पे कौन सा है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। और ये कैथोड पे कौन सा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये रहा आपका अगला सवाल। क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम की बात कर रहा है तो सबसे कम में आप देखिए क्या, ये गोल्ड है, सबसे कम में गोल्ड है, देखिए गोल्ड है ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, गोल्ड है तो गोल्ड आंसर होगा। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर होता, ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता तो ये आंसर होता। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात करें तो घटते क्रम होता है और आरोही क्रम की बात करें तो बढ़ते क्रम होता है। आपसे पूछ रहा है कि अवरोही, तो देखिए अवरोही का मतलब है, अवरोही का मतलब घटते क्रम, इसका मतलब सबसे आगे पोटेशियम होगा, इसके बाद क्या होगा, सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, पहला देखिए, पहला ऑप्शन में है क्या, पोटेशियम, पहला ऑप्शन में पोटेशियम, ठीक है, इसके बाद है सोडियम, ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, सोडियम के बाद है जिंक, सोडियम के बाद जिंक, ठीक है, और जिंक के बाद क्या है, मरकरी, जिंक के बाद है मरकरी, और मरकरी के बाद क्या है, कॉपर। देखिए ये घटते क्रम के बदला नीचे जाएगा, ऊपर चलेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन को चेक करिए, पोटेशियम सोडियम जिंक, पोटेशियम सोडियम जिंक, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कॉपर, ठीक है, कॉपर के बाद आ रहा है सिल्वर पे, और सिल्वर के बाद आना चाहिए गोल्ड पे, तो देखिए गया कहाँ, मरकरी पे। सिल्वर के बाद गोल्ड पे नहीं, मरकरी पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन है पोटेशियम सोडियम, इसके बाद है जिंक, जिंक, जिंक के बाद है कॉपर, कॉपर, कॉपर के बाद क्या है, Hg, और देखिए Hg के बाद सिल्वर है, तो यही तो आंसर होगा, यही सही है। तो आपको ऐसे सही करना है, समझ रहे, ये अगर आपको पता नहीं होता तो इस ऑप्शन से आप छांट नहीं सकते थे, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है। करें कि इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, तो सबसे कम तो आपको पता है कि क्या है, गोल्ड है। क्या गोल्ड ऑप्शन में है, तो देखिए गोल्ड ऑप्शन में नहीं है, तो गोल्ड नहीं है, तो देखिए सिल्वर है। देखिए चारों ऑप्शन में कहीं सिल्वर है, नहीं है सिल्वर, तो सिल्वर भी नहीं होगा। देखिए सिल्वर नहीं है, क्या ये मरकरी है, मरकरी देखिए कहीं दिख रहा है आपको, मरकरी भी नहीं है, मरकरी नहीं है, तो कॉपर है, कॉपर है, देखिए कॉपर भी नहीं है, कॉपर नहीं है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो देखिए लेड है, लेड है, देखिए सीसा, लेड है, बी ऑप्शन में देखिए लेड दिया हुआ है सीसा, और देखिए पहला ऑप्शन में दिया जस्ता जिंक, और सी ऑप्शन में दिया था लोहा फेरस, और ये डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको क्या, मैग्नीशियम। और देखिए कि इसका आंसर होगा क्या, लेड, क्योंकि लेड से देखिए कि जिंक फेरस और मैग्नीशियम ये तीनों जो आपको दिख रहा है ये इससे ज्यादा क्रियाशील है। नहीं तो आप यहाँ देख लीजिए, लेड से ज्यादा, देखिए लेड से ऊपर फेरस है, इसका मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है। इसके ऊपर देखिए क्या है, जिंक है, और जिंक के ऊपर देखिए मैग्नीशियम है, ये तीनों आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी, तुलना करके भी आंसर देता है। लेकिन अगर आपको पता होता कि ये आंसर होगा और ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या आप आंसर मार सकते थे, नहीं, तो आपको इसको ऑप्शन से छांट के आंसर लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लवण जल, तो देखिए कह रहा है कि NaOH के निर्माण में लवण का मतलब होता है NaCl, NaCl, और ये जब H2O से अभिक्रिया करता है ये लवण है, और ये क्या है, लवण है ये, और ये जल है। जब ये रिएक्शन करता है दोनों, ये बना देता है NaOH, NaOH प्लस, देखिए NaOH प्लस HCl बना देता है। और आपको निर्माण करना था किसका, NaOH का, तो देखिए इसी का निर्माण हुआ है, किसके किसके मिलने से, लवण, और किसको, जल के मिलने से। तो देखिए आंसर में क्या है, पहले ऑप्शन है लवण और क्या, जल, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए अपघटन की बात करें तो अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब टूटना होता है। अगर उष्मा की उपस्थिति में टूटा है तो उष्मीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में टूटा है तो प्रकाश अपघटन, और विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटा है तो विद्युतीय अपघटन। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जल के विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन, तो विद्युत का प्रयोग किया, क्या होगा, विद्युतीय अपघटन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है किण्वन, किण्वन का मतलब होता है सरना, जल का आयनीकरण नहीं। सी ऑप्शन है जल का विद्युत अपघटन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को कहा जाता है, इस आम धातुओं को कहा जाता है गतिविधि श्रृंखला। क्या कहते हैं, गतिविधि श्रृंखला। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घोल से धातु ए तथा धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, यदि घोल ए से धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए है। देखिए पहला ऑप्शन है कि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। तो देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब होता है
किसी को हटा देना। देखिए जैसे अगर मान लीजिए रिएक्शन है ए बी और ये सी से रिएक्शन करता है और ये बना देता है ए सी प्लस क्या बी, तो देखिए यहाँ से इस कंपाउंड को हटा के ये अपने जुट गया है, किसी को हटा के अलग कर देना, उसके स्थान पे जुट जाना, तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन। तो देखिए इस प्रतिस्थापन में कह रहा है कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित किया है। कह रहा है कि धातु ए जो है ये बी को प्रतिस्थापित किया है, मतलब बी को अलग किया है। तो बी को अलग किया है, अलग किया है, कह रहा है कि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो देखिए यहाँ की बात करें ना, तो आप यहाँ की फेरस की बात करें, फेरस को जिंक विस्थापित कर सकता है। विस्थापित का मतलब इसको हटा सकता है, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है। जो ज्यादा क्रियाशील होता है कम क्रियाशील को विस्थापित करके हटा देता है। तो देखिए अब खोज लीजिए, कर ए बी को प्रतिस्थापित किया है, बी को हटाया है, इसका मतलब बी कम क्रियाशील है और एक ज्यादा है। बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है ए, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, और ये क्वेश्चन नंबर 513 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 513। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है पोटेशियम। और देखिए क्या पोटेशियम आंसर है, नहीं दिया हुआ पोटेशियम। क्या दूसरा में ऑप्शन देखिए सोडियम है, सोडियम है नहीं है। सोडियम के बाद देखिए क्या कैल्शियम है, कैल्शियम है ऑप्शन ए में। इसका आंसर क्या होगा 513 का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखिए एनोडाइजिंग की बात करें, एनोडाइजिंग जो है ये वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी पदार्थ पे लेप चढ़ाया जाता है। जैसे लोहे पे जंग लगा है, विद्युत धारा की उपस्थिति में लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहा जाता है। और कह रहा है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। देखिए बी ऑप्शन में तनु H2SO4, तनु H2SO4, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न धातुओं में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है। आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला था FeCl2, और कह रहा है कि इस आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित करता है। लोहे को अगर अलग करता है तो लोहे को वही अलग करेगा जिसका क्रियाशीलता ज्यादा होगा। अगर फेरस से कम क्रियाशील होगा तो उसको इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। और ये पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है सीसा, पहला ऑप्शन में सीसा दिया हुआ है, सीसा मतलब लेड होता है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है टीन, बी ऑप्शन में क्या है टीन SN। और डी ऑप्शन की सी ऑप्शन की बात करें, सी में है चांदी यानी सिल्वर, और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में है जस्ता। अब देखिए कि फेरस, और फेरस यहाँ है, इस फेरस को विस्थापित करने के लिए आपको इसके ऊपर वाले धातु से क्रिया कराना है। अगर इसके नीचे वाले से करा देते हैं इस फेरस को विस्थापित नहीं करेगा। और आप यहाँ गौर से देखिए कि इस फेरस को क्या लेड विस्थापित कर पाएगा, ये फेरस से नीचे ये कम क्रियाशील है, और ये जब कम क्रियाशील है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये टीन भी नहीं होगा। इस सिल्वर की बात करें, देखिए फेरस से नीचे सिल्वर है तो ये भी नहीं होगा। और ये जिंक, जिंक की बात करें, देखिए जिंक जो है इससे ज्यादा क्रियाशील होता है। यहाँ देखिए फेरस से ज्यादा कौन है, फेरस से ज्यादा आपको यही दिख रहा है कि फेरस से ज्यादा जिंक क्रियाशील है। तो जब इसकी अभिक्रिया आप जिंक से करा दीजिएगा तो ये बना देता है ZnCl2 प्लस फेरस बना देता है। देखिए इस फेरस को विस्थापित कर दिया है, फेरस को विस्थापित वही किया है जिसकी क्रियाशीलता फेरस से ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी जस्ता।